स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। आज हम जो है गॉस का प्रमेय बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम समझने वाले हैं अभी सबसे पहले गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय को समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है समझेंगे घन कोण के बारे में। तो पहले हम समझेंगे घन कोण क्या होता है। जब तक आप घन कोण नहीं समझिएगा तब तक आगे आप समझ में नहीं आएगा कुछ। तो पहले हम समझेंगे घन कोण। तो घन कोण बोलते किसे हैं? तो घन कोण का परिभाषा क्या होगा? तो बोलेंगे तीन रेखाओं के परस्पर झुकाव से बने कोण। तीन रेखाओं के परस्पर झुकाव से बने कोण को कहते हैं घन कोण। क्या बोलेंगे? घन कोण। तो देखिए, जैसे देखिए हम आप लोगों को घन कोण का फिगर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा तीन उंगली है, इस तीन उंगली को देखिए, तीनों उंगली के बीच में जो कोण बनता है, देखिए ध्यान से देखिए, तीन उंगली के जो बीच में कोण बनता है उसे बोलते हैं घन कोण। तो जैसे देखिए आप लोगों ने मान लीजिए ये एक हमारा जो है तरबूज है। ये क्या है? एक तरबूज है। जैसे मान लीजिए हम हमारे गांव गली मोहल्ले में जब तरबूज बेचने के लिए आता है तो हम डायरेक्ट तरबूज नहीं खरीदते। तो पहले हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं? जब हम बोलते हैं दुकानदार को कि हमको दिखाइए तो वो काटता है और निकाल के हमको देता है। तो मान लीजिए वो जो है उस तरबूज को ट्रायंगल के तरीके से काटता है, इस तरह से, ऐसे काटा, ऐसे काटा और ऐसे काटा, इस तरह से काटा और उसको खींच के निकाल लिया। समझ रहे हैं? इस तरह से काटा और उसको काट के निकाल लिया। तो जब तरबूज के सतह को, सरफेस को, छोटा सरफेस को जब काट के निकाला तो उसके साथ साथ कुछ सरफेस भी बाहर निकलता है। तो ये सरफेस बाहर निकलेगा और इसके साथ कुछ तरबूज का कोण भी बाहर निकलेगा कि नहीं? तो देखिए मान लीजिए हमारा पूरा तरबूज है और पूरे तरबूज कोण को अगर हम ओमेगा मान लेते हैं तो ये छोटा कोण जो है, इस छोटे कोण को हम मान लेंगे क्या? डी ओमेगा, क्योंकि बड़ा कोण ओमेगा है तो छोटा कोण डी ओमेगा हो जाएगा। उसी तरह इस तरबूज के पूरा सरफेस को अगर हम एस मान लें तो इस छोटा सरफेस को हम क्या मान लेंगे? डी एस, छोटा सरफेस हो जाएगा। अब इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यहाँ पर हम दे देते हैं फ्लक्सों की संख्या, ये है ई, और इसी पर अगर हम लंब डालते हैं तो लंब के साथ बना कोण क्या हो जाएगा? थीटा कहलाएगा। तो इतना बात आपको समझना है। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको बना देते हैं। तो देखिए ये हमारा है, ये हम जो है तरबूज का ये सिरा हम काट के बाहर निकाले। ये तीन रेखा से मिलके बना है। दो रेखा हमको दिख रहा है और एक जो है इसके पीछे है जो हमको दिख नहीं रहा है, इस तरह से है। तो देखिए जब तरबूज को हिस्से को काट के निकाले तो ये हिस्सा हमारा जो है बाहर निकल गया। तरबूज का ये हिस्सा हमारा क्या हो गया? बाहर निकला। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। ये हिस्सा हम बाहर निकाल लिए। अब देखिए जब ये हिस्सा बाहर निकल गया तो यहाँ जो कोण बना, इस कोण को अभी क्या बोले? डी ओमेगा हो जाएगा ये कोण। उसके बाद इस सरफेस को हम बोलेंगे डी एस, क्योंकि पूरा सरफेस एस है तो छोटा सरफेस डी एस हो जाएगा और इससे बना कोण डी ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम फुल सरफेस पर, अब जस्ट बताए कि यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींच लेते हैं जिसका नाम क्या है? ई है, और इस पर फ्लक्सों की संख्या को हम लंब ले लेते हैं, ये फ्लक्सों की संख्या, और उसके साथ बना कोण ये क्या है? हमारा थीटा। अब देखिए अगर हम डी ओमेगा का मान निकालना चाहें, छोटा मान का निकालना चाहें, छोटा कोण का मान निकालना चाहें तो डी ओमेगा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है छोटे कोण का। जब छोटा कोण का मान डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है तो बड़ा कोण अगर हमको ज्ञात करना है तो बड़ा कोण क्या है? ओमेगा है। अगर बड़ा कोण हमको ज्ञात करना है तो छोटे कोण का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। जब बड़ा कोण ज्ञात करना है तो छोटे कोण का इंटीग्रेशन कर दो तो वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम डी ओमेगा का मान निकालें तो यहाँ पर निकलता है, इसको अगर सॉल्व किया जाता है तो निकलता है 4 पाई। तो ओमेगा का मान हम निकालेंगे 4 पाई और इसी को स्टेरेडियन से सूचित किया जाता है।
तो आप लोगों को घन कोण समझ में आ गया होगा। तीन रेखाओं के परस्पर झुकाव से बने कोण घन कोण कहलाते हैं। उसके साथ में बना कोण डी ओमेगा है, पूरा कोण ओमेगा है तो छोटा कोण डी ओमेगा होगा, पूरा सरफेस एस है तो छोटा सरफेस क्या हो जाएगा डी एस। तो डी ओमेगा का मान निकालने के लिए हम जो है उसका फॉर्मूला यूज किए डी एस cos थीटा बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के में या यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं P और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा क्या है R। यहाँ से यहाँ तक दूरी R है तो इसके दूरी का वर्ग हो गया। तो छोटा कोण था डी ओमेगा और बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए छोटा का इंटीग्रेशन कर दिए और इस इंटीग्रेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो निकलता है 4 पाई। इतना आपको पता चल गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, मिटा के अब हम सिर्फ ओमेगा का मान लिख लेते हैं कितना होता है। इसका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम अभी लिख लेते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया तो इसे हम अब मिटाते हैं या इसे रहने देते हैं, हम इधर बनाते हैं। चलिए गॉस का प्रमेय इधर हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आता है गॉस के प्रमेय में परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, गॉस के प्रमेय का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है, गॉस का प्रमेय तब लागू होगा जब पृष्ठ बंद हो। जब पृष्ठ क्या हो, बंद हो, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे यह बंद पृष्ठ पर लागू होता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है पाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है फ्लक्सों की संख्या का। ये फॉर्मूला है फ्लक्सों की संख्या। अगर आपको परिभाषा चाहिए तो आपको जो है हम परिभाषा लिखा देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए परिभाषा, ये जो है बंद पृष्ठ पर लागू होता है, ये परिभाषा इसके लिए है। उसके लिए परिभाषा सुन लीजिए हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा। किसी बंद पृष्ठ सर होकर गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल फ्लक्सों की यानी कुल आवेश के 1/ε0 के बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाले आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। जब इसको इस फॉर्मूला में लिखते हैं तो फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए परिभाषा तो बता दिए, अब आपको यहाँ पर इसी तरह से पूछेगा गॉस का प्रमेय का सिद्ध करें। गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें तो आपको यहाँ पर करना है प्रूफ। क्या करना है इसको, प्रूफ। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमको फिगर बनाना है, उसके बाद इसे समझना है। तो चलिए हम जो है सेम यही फिगर को वहां पर लेते हैं और इसको समझते हैं क्या है। चलिए तो एक पृष्ठ ले लेते हैं जो क्या है, बंद है। ये हमारा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। उसके बाद यहाँ पर हम एक घन कोण का सिंबल बनाएंगे। ये बड़ा सरफेस एस है तो छोटा सरफेस, ये छोटा सरफेस यहाँ हम काट के निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा ds हो जाएगा। इसके अब देखिए ये छोटा सरफेस का छोटा कोण है तो छोटा कोण को हम बोल देते हैं डी ओमेगा, और इसके साथ जो बड़ा कोण होगा इसको बोल देते हैं ओमेगा। तो ये ds हो गया, ये ओमेगा हो गया। अब इसके पीछे भी एक रेखा आएगा, अभी जस्ट बताए कि घन कोण जो होता है तीन रेखाओं के परस्पर झुकाव से बने कोण को घन कोण कहते हैं। तो यहाँ तीन रेखा, एक पीछे है और दो आगे, जो आपको हम अभी जस्ट बताए कि इस तरह से जब हम देखते हैं तो तीन रेखाओं के तीन उंगली के बीचों बीच जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इससे निकलने वाले, अगर हम इस पृष्ठ को आवेशित करते हैं तो इस पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को हम लंबवत लेंगे, क्योंकि हम फ्लक्सों की संख्या को लंबवत लेते हैं। उसके बाद इससे निकलने वाले विद्युत बल रेखाएं को हम इधर ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो दोनों अपने साथ में थीटा कोण एंगल बनाता है। वो अपने साथ थीटा कोण एंगल बनाएगा और यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं जिसका नाम है P, और वहां पर रखा गया है एकांक धन आवेश। एक बिंदु रखे P जिसका नाम है एकांक धन आवेश, और ये बिंदु इस यहाँ से लेके O से लेके P बिंदु तक की दूरी को ले लेते हैं R। O से लेके P बिंदु तक की दूरी हमारा R है। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से गॉस के प्रमेय को इस फॉर्मूला से सिद्ध करते हैं, इस फिगर की सहायता से। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा P है तो हम यहीं पर ज्ञात करेंगे बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q/r²। क्योंकि दूरी r है तो r ही लेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0Q/r²। अब हम ज्ञात करते हैं ds पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। पहले छोटे पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम पहले ज्ञात करेंगे छोटे पृष्ठ पर। तो ds पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। अब देखिए छोटा पृष्ठ है, ये पृष्ठ छोटा है, तो जब छोटा पृष्ठ है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। तो हम फ्लक्सों की संख्या को बोल देते हैं d फाई ई। पूर्ण फ्लक्सों की संख्या फाई ई और उसका हम छोटा मान निकालने तो d फाई ई। अब देखिए ये हो जाएगा d फाई ई बराबर, अब फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला होता है E ds cos थीटा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कौन का मान यहाँ पर लिखे हैं ds cos θ/r², लेकिन हम यहाँ फ्लक्सों की संख्या लिख रहे हैं। तो फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला होता है E ds cos θ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में E का मान रखेंगे, क्योंकि हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे हैं E बराबर 1/4πε0Q/r²। अब यहाँ पर हम लिखते हैं E का मान, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखने पर। अब E का मान जब यहाँ पर रखते हैं तो होता है d फाई ई बराबर E का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब इंटू ds cos θ। देखिए E का मान इतना रख दिया और ds cos θ था तो यहाँ रख दिए। अब देखिए इसको अगर आगे लेके चलें, यहाँ पर इसको लिखते हैं d फाई ई बराबर, अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ds cos θ/r², ds cos θ/r² आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। dw बराबर फॉर्मूला होता है ds cos θ/r²। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा, w नहीं ओमेगा बोलेंगे इसको। तो इस जगह पर ds cos θ/r² यहाँ दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम d ओमेगा लगा देते हैं। तो d फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/, अब इसके जगह पर अब बटा नहीं लगेगा क्योंकि बटा में r² है, तो इसका मान हम लिखेंगे d ओमेगा, तो हो जाएगा Q इंटू d ओमेगा। ठीक है, तो 1/4πε0 Q इंटू d ओमेगा, इसका मान हम लिख लिए। अब देखिए ये हमारा निकल गया फ्लक्सों की संख्या छोटे पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। ds पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या हम ये ज्ञात किए। अब इस फ्लक्सों की संख्या को हमको बड़ा करना है, इस फ्लक्सों की संख्या को हमको बड़ा करना है। तो अब देखिए s पृष्ठ पर हम निकालेंगे, क्योंकि जब हम ds पृष्ठ पर निकाले तो ds पृष्ठ छोटा था। तो अब हमको पूर्ण पृष्ठ पर यानी संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ s है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि छोटा निकल गया तो अब बड़ा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, या संपूर्ण लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या को हम बोल देते हैं क्या, फाई ई। क्योंकि जब छोटा पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कर रहे थे तो छोटा पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या d फाई लिए, क्योंकि छोटा पृष्ठ तो छोटा फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ तो संपूर्ण फ्लक्स, तो संपूर्ण फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए संपूर्ण फ्लक्स का फॉर्मूला को हम बोल दिए फाई ई बराबर, अब देखिए जब छोटा से बड़ा करें, जब छोटे चीज को हम बड़ा करते हैं तो बड़ा फॉर्मूला निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, छोटे फ्लक्स का। तो छोटा फ्लक्स क्या है, d फाई ई, ये छोटा फ्लक्स है। अब इस छोटा फ्लक्स को हमको बड़ा करना है, यही ना। तो चलिए अब बड़ा करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इधर बनाते हैं, आप लोग देखिए। हम एक अभी फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ पर लिख देते हैं। d ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है ds cos θ/r²
उसके बाद हम लिखे थे जब बड़ा मान निकालना है तो छोटा मान का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसको जब हल किया जाता है तो ओमेगा का मान निकलता है 4 पाई। ये हम अभी जस्ट फॉर्मूला में लिखे थे। अब देखिए इसमें जो है इंटीग्रेशन करना है छोटे फ्लक्सों की संख्या का, तो छोटा फ्लक्स का मान ये निकाले हैं तो इस जगह इसको पुट करते हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पर डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी फाई ई है, डी फाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो मान नियत है उसको बाहर कर देते हैं, और जो मान अंदर है उसको, जो मान नियत नहीं है उसको हम अंदर ही रखते हैं। तो देखिए ये वाला मान पूरा नियत है, जिसको हम कभी नहीं बदल सकते, जिसको कभी नहीं बदल सकते हैं उसको कर लेना है बाहर। तो देखिए, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, जो मान नियत है उसको बाहर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ बच गया डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बच गया। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को हम 4 पाई लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इसका मान हो गया 4 पाई, तो यहाँ लिख दिए 4 पाई। अब ये ऊपर में है, ये नीचे में है, समझ में आया, ये ऊपर में है, ये नीचे में, दोनों क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, तो बच गया, देखिए ऊपर में क्यू बचा और नीचे में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आखिरी फॉर्मूला निकल गया फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये हम निकाल लिए एस पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, ये हम निकाले एस पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या। तो ये गॉस का प्रमेय है। गॉस ने बताया था जब कोई बंद पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ पर जब हम आवेश देते हैं, कोई भी आवेश दें या धन आवेश दें या ऋण आवेश दें, तो उस पृष्ठ पर कितने फ्लक्सों की संख्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए उन्होंने ये नियम दिया था। और इस नियम की सहायता से हम एक बंद पृष्ठ लिए और इस बंद पृष्ठ पर हम छोटा सा मान माने हैं, और इसी तरीके से हमने इसको हल किया और हमारे पास फॉर्मूला आया, संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला आया फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये ही है गॉस का प्रमेय। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें, तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। पहले गॉस का नियम लिखेंगे, उसके बाद उसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला के बाद फिगर बनाना है, फिगर के साथ फिगर जब बना लेंगे तो सिद्धांत लिखना बहुत जरूरी है। सिद्धांत अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कटेगा। तो सिद्धांत लिखना है, तो सिद्धांत में क्या लिखते हैं, तो वही जो हम माने, एक संपूर्ण पृष्ठ गोलीय खोखला गोला है जिसका सब पृष्ठ एस है, इसमें हम एक कोण माने जिसका नाम ओमेगा है, और इसमें एक छोटा मान कंसीडर किए जिसका नाम डी ओमेगा है। अब ओ बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो डी एस सरफेस पर उपस्थित है। तो ये छोटा छोटा मान आपको जो है अपने से लिखना पड़ेगा। अपने से लिखने का आदत जब तक डेवलप नहीं कीजिएगा तब तक आप सिद्धांत नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा गॉस का प्रमेय था। कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।